वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट है द सॉलिड स्टेट। उसमें से ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल आप लोगों के पास टाइम भी कम है और कंटेंट जो है पढ़ने वाला ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से कौन कौन क्वेश्चंस करने हैं, और सिलेबस में से बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हटा दिए गए हैं, तो उस चीज़ को भी मैं साथ में ही मेंशन कर दूंगी। उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, क्योंकि जब उसके टॉपिक्स हटाए गए हैं तो उसके क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स आपको नहीं करने होंगे। तो उसकी हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लेनी है। कौन कौन से आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, कौन कौन से इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में अगर आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं फटाफट से बस आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो कि मैं बताऊंगी, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस है जो कि हर साल क्या होता है कि एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, क्योंकि एग्जामिनर को वही सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सॉलिड स्टेट में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो बहुत सारी ऐसे राम कहानी आपको बता रखी है, तो आपको ये सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ते हैं आप डायग्राम पे बहुत फोकस करेंगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, और इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आपको डायग्राम याद है तो आप डायग्राम बना के आएंगे, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपका आंसर और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ऐसे में एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे देगा। तो आपको इन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। जितने भी डायग्राम हैं एक एक डायग्राम हर बच्चा करके जाएगा। टेबल 1.1 सबको बहुत ही अच्छे से लर्न करके जाना है, क्योंकि टेबल जो है ये वाली टेबल डिफरेंस की कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है बहुत ही अच्छे से याद करके जाओगे। कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही होगी कि मैम एनाइसोट्रॉपी क्या है, इसका क्या मतलब है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे पॉइंट्स जो हैं आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो है यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस पे। तो इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं वो मैं आपको बता दूँ। आप करके जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1.3 और करके जाएंगे 1.4। आई होप कि आप लोग मार्क कर रहे होंगे। अगर आप मार्क नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स पे जो है इफेक्ट पड़ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करेंगे, जो टॉपिक है पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, इसको हल्का हल्का बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे। इसमें कितना डीप एनालिसिस, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेबल 1.2 जो है उस पूरी राम कहानी को कवर कर देता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है आप वो थ्योरी नहीं पढ़ के जाएंगे, आप इस टेबल को लर्न करेंगे, जो मेजर डिफरेंसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आना है वो इसी टेबल में से ही आना है। आपसे कोई पूरी राम गाथा नहीं सुनेगा वहाँ पे, क्योंकि पॉइंट्स वाइज आंसर लिखने होते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे हम दोबारा पहुँच चुके हैं बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1.6 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1.8 आपका एग्जाम के ओरिएंटेड मैनर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों जो क्वेश्चंस हैं उसको करके जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार देखने को मिला, इसलिए मैं स्पेशली आप लोगों को बता रही हूँ कि व्हाट इज़ द यूनिट सेल। कई बार एग्जाम में आया है 1 मार्क्स में, तो आप 1 मार्क्स भी क्यों गवाएंगे, ठीक है। आपके मार्क्स पूरे पूरे आने चाहिए। ये ना बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिरकार जो है अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत बेसिक्स आपको नहीं पता होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये वाला टेबल कोई बच्चा याद नहीं करेगा, क्योंकि ये फालतू की टेबल है, इससे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में ना तो पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाएंगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ में हम पहुँच चुके हैं इन सब चीज़ों पे कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, एटसेट्रा। तो इसमें सिंपल सी बात है, बस आपको नंबर ऑफ़ एटम्स लर्न करके जाना है, इतना कि हाँ इसमें वन एटम होते हैं। जो BCC होता है उसमें आपके टोटल जो है वो 2 एटम्स होते हैं। कुछ चीज़ें बस आपको पढ़ के जानी होती है, पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। टोटल एटम कितने होते हैं, तो 4 एटम्स होते हैं, सिर्फ एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स हर बच्चा याद करके जाएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो आपका 1.13 वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चा करके जाएगा। क्लोज पैकिंग की थ्योरी वगैरह आपसे कोई बच्चों नहीं पूछेगा, कोई भी बच्चा लर्न करके नहीं जाएगा, ये फालतू की चीज़ें, ठीक है। टेट्राहेड्रल होल
ऑक्टाहेड्रल होल, ऐसी बातें आप याद नहीं करेंगे, सिर्फ आप इतनी चीज़ याद करके जाएंगे कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मूला n होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स वॉइड्स का फॉर्मूला 2n होता है। ठीक है, जो जो चीज़ें कही जा रही है आपसे, आप उस पर मेन फोकस अपना बना के रखेंगे। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल के क्वेश्चन में एग्जाम्पल 1.2 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी कर देगा और साथ ही जो है आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। और उसके साथ ही हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप पैकिंग एफिशिएंसी वाले टॉपिक पे हम लोग पहुंच चुके हैं। पैकिंग एफिशिएंसी में आपको क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, एक तो थोड़ा थोड़ा रिलेशन लर्न करके जाना है कि भाई रिलेशन क्या है, आर और ए के बीच में एक नॉर्मल रिलेशन लर्न करके जाओगे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हर बच्चा लर्न करके जाएगा, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीसीसी में क्या रिलेशन है आर और ए के बीच में, ये हर बच्चा याद करके जाएगा। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी का ओवरऑल आंसर याद करके जाएगा। निकालने का प्रोसीजर याद करके नहीं जाना है, केवल जो है इसका ओवरऑल रिजल्ट आप याद करके जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको करनी है। नंबर ऑफ एटम, ये जो है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किस तरीके से निकालते हैं, ओवरऑल ये वाला फॉर्मूला आप लर्न करके जाएंगे कि जो डी होता है दैट इज इक्वल्स टू ZM/A3 Na। ठीक है, एग्जाम्पल 1.3 पे हम पहुँच चुके हैं। एग्जाम्पल 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप साथ में कर लेंगे, इस बात का आप ध्यान दें। ठीक है, एग्जाम्पल 1.4 नहीं करना है आप लोगों को, एग्जाम्पल 1.5 करके जाना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स के क्वेश्चन पे यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, तो इंटेक्स का कोई क्वेश्चन यहाँ पे करना है कि नहीं करना वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 1.16 वाला करना है, सॉरी बच्चों 1.16, हाँ 1.16 वाला ही करना है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे आपको एक और वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 1.13 वाला, तो वो आप कर लेंगे, 1.16 कर लेंगे, बस इतना आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड में क्या है भाई, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटिकी डिफेक्ट किसे कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट किसे कहते हैं, हल्का हल्का पढ़ के जाओगे, ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। अगर डायग्राम याद करके जाएगा बच्चा तो ज़्यादा मार्क्स का चांसेस बनता है, तो अगर डायग्राम पे फोकस करोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक जो है एग्जाम से हट गया है, समझ जाओ। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मेटल नहीं पढ़ना है, क्लियरली बता रही हूँ मैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एक शब्द नहीं पढ़ के जाना है, सिलेबस से हट गया है। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ हट गया है सिलेबस से। ये सारा डायग्राम भी नहीं करना है क्योंकि सारा कुछ सिलेबस से हट गया। आप लोग मूर्ख क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये भी हट चुका है, जो जितनी चीज़ें हट गई ये सब कुछ हट गया। डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब कुछ हट चुका है। यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर बात करें 1.19 जो है वो आप कर सकते हैं, सॉरी आपको बता दें आप 1.20 करके जाएंगे। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन है ना, 1.20 करके जाएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। 1.23 और 1.24 स्ट्रिक्टली आपको नहीं करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है और उन टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन स्ट्रिक्टली नहीं करना है। अगर 1.19 वाला किसी बच्चे का मन कर गया वो कर सकता है, लेकिन 1.23 और 1.24 स्ट्रिक्टली आपको नहीं करके जाना है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पे पहुँच चुके हैं, तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस करना है वो मैं बता देती हूँ। 1.4 का फर्स्ट पार्ट केवल करना है, कोई भी बच्चा सेकंड पार्ट नहीं करके जाएगा। उसके साथ ही जो है आपको करना है 1.7 वाले क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट करके जाएगा हर बच्चा। उसी के साथ आपको करना है 1.8 वाला क्वेश्चन, 1.11 वाला क्वेश्चन करना है और उसी के साथ करना है 1.13 वाला क्वेश्चन, 1.16 वाला क्वेश्चन करके जाएंगे, 1.19 वाला क्वेश्चन करके जाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। 1.21 वाला क्वेश्चन करके जाएंगे आप लोग और उसी के साथ आप लोग करके जाएंगे 1.24 वाला क्वेश्चन। स्ट्रिक्टली कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है वो आप सुन लीजिए, स्ट्रिक्टली जो नहीं करके जाना है कतई नहीं करना है क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया गया है। वो है आपका 1.17, 1.18, साथ ही में है आपका 1.20, ये स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और 1.22 वाला नहीं करिएगा और 1.26 वाला आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर जो है उसका दी एंड होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके ज़रूर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। उसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो कब तक चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो भी आप बताना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन के बटन को तो क्लिक कर देना है ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।